हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्वागत करते हैं सर आपका एक नए चैप्टर में। चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर तक अपना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। तो आज हमें पढ़ना है कंसाइनमेंट चैप्टर। और कंसाइनमेंट चैप्टर के बाद रह गया है जॉइंट वेंचर। तो ये एक ऐसे चैप्टर है जो हमने फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़े थे। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने फाउंडेशन नहीं पढ़ा होगा, तो उनके लिए कुछ नया चैप्टर होगा, राइट। तो ज्यादातर मेनली स्टूडेंट फाउंडेशन से पढ़े हुए हुए चैप्टर है, ठीक है। फाउंडेशन में पढ़ा होगा या बीकॉम लेवल पे पढ़ा होगा, कंसाइनमेंट बीकॉम लेवल पे भी है। अच्छा, ये सामने क्या दिख रहा है आपको? ये है नोट्स जो मैंने पेड क्लास में स्टूडेंट्स को लिखवाए थे। तो स्टूडेंट से वो नोट्स मैंने ले लिए। मैं देख रहा हूँ कि चैप्टर तो हो रहे हैं, नंबर्स ऑफ क्लासेस भी ज्यादा लग जा रही है, क्योंकि मैं लिखवाता हूँ तो समय लग जाता है। तो इसलिए ज्यादा समय लगता है लिखवाने पे, और कॉन्सेप्ट के रिवीजन कम होते हैं। तो आज मैं आपके लिए नोट्स लेकर आया हूँ कंसाइनमेंट चैप्टर के, जिसमें मेरा काम सिर्फ एक्सप्लेन करना होगा और सारी चीजें बताना होगा। लिखवाने का काम कम रहेगा। ये नोट्स आपको कहाँ पर मिल जाएंगे? ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे बुक्स एंड नोट्स सर्च करोगे तो वहां एक लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक पे आपको मिल जाएगा। चलिए, कंसाइनमेंट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंसाइनमेंट चैप्टर में सबसे पहले आ जाता है मीनिंग। अच्छा, इससे पहले अगर कोई बात स्टार्ट करने चाह रहे हैं, कुछ चीज बता देते हैं। अगर आप हमारी क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अकाउंट्स की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, कॉम्बो ऑफर के लिए भी जा सकते हैं। और कोई चीज पूछनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आप नहीं तो सर्च कर सकते हैं दीपक क्लासेस। पहले नंबर पे जो हमारी वेबसाइट है वो आपको दिख जाएगी, और यहां से भी आप हमारे लेक्चर बाय कर सकते हैं, जिसमें आप कॉम्बो क्लासेस के लिए जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कॉम्बो क्लासेस में हम अपनी फीस को बहुत रिड्यूस कर देते हैं। 2 सब्जेक्ट की फीस देखिए रहे हो आप, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग 4500, 3 सब्जेक्ट की फीस 6000 रुपए। तो कॉम्बो के लिए भी आप जा सकते हैं। क्लास लेने से पहले एक बार हमारे व्हाट्सअप या फिर हमारे नीचे दिए गए नंबर, ये स्लाइड हो रहा है, इस पे आप एक बार कॉल करके डिटेल ले सकते हैं अगर कोई चाहिए हो तो। नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। क्लास इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, चैप्टर स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट। अच्छा, एक चीज और, अगर आप चैप्टर वाइज क्लास भी लेना चाहते हैं तब भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिएगा। कंसाइनमेंट चैप्टर में सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे, इसकी कुछ बातें पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, बट आज हम इसका बेसिक चीजें कर लेते हैं, सारा रिवीजन कर लेते हैं। तो कंसाइनमेंट का मतलब क्या है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको पहले कहा टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक है, उस पर ज्वाइन कर लेना। उस पर बुक्स एंड नोट्स सर्च करोगे तो वहां पर लिंक मिल जाएगा आपको, वहां मिल जाएगा गूगल ड्राइव लिंक। इट मीन सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी फॉर द पर्पस ऑफ ऑफ कमीशन ऑन सेल बेसिस। सेल ऑन कमीशन बेसिस या कमीशन ऑन सेल बेसिस। देखिए, जब भी कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स भेजता है, और भेजने के बाद कहता है कि भाई मान लो मैं एक पर्सन हूं जो दिल्ली में रहता हूं, आप एक पर्सन हो जो मुंबई या फिर कहीं डिफरेंट स्टेट में रहते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि मेरे कुछ गुड्स है, आप अपने वहां पर जाकर, मैं ये गुड्स आपको भिजवा रहा हूं, आप अपने शोरूम पर इसको सेल आउट कर देना। आपने कहा भाई मैं क्यों करूं सेल आउट, इसमें मेरा क्या फायदा? मैंने कहा जितने गुड्स मैं भिजवाऊंगा और जो आप अपने शोरूम पे लगा देना, एज शोरूम पे अपने रख देना। आपने लेट सपोज कि मैंने वॉच भिजवा दी आपको, वॉच का एग्जांपल दिया था मैंने पिछली बार भी। तो मैंने लेट सपोज कि मैंने वॉच भिजवा दी, और मैंने कहा ये वॉच अपने वॉच के शोरूम पे लगा देना। आप भी वॉच बेचते हो, मैं भी बेचता हूँ, मैं दिल्ली में बेचता हूँ, आप कहीं अलग स्टेट में बेचते हो। तो मैंने कहा ये वॉचेस क्या है जो आप इस वॉचेस को अपने शोरूम पे लगा देना। जो भी वॉच आप बेचोगे मेरी, उस वॉच पे, हर वॉच पे मैं आपको कमीशन दूंगा, हर सेल पे मैं आपको कमीशन दूंगा। आप मेरी सेल करोगे ना, मेरी घड़ी बेचोगे, तो मैं आपको कमीशन दूंगा। तो जब कोई पर्सन गुड्स भिजवाता है दूसरे पर्सन को, मतलब आप, किस बेसिस पर, पर्पस क्या है कि आप उसके गुड्स बेचोगे, मतलब मेरे गुड्स बेचोगे, और हर गुड्स बेचने पर मैं आपको कमीशन दूं। इस प्रोसेस को कंसाइनमेंट कहा जाता है। जो भिजवाने वाला पर्सन है वो कंसाइनर है, और जो जिसको गुड्स भिजवाए गए हैं वो कंसाइनर। बात समझ में आ गई? दिस इज अ बेसिक एग्जांपल। पता तो है ही आपको, बट फिर भी आपको मैं समझा देते हैं। तो कंसाइनर कौन होता है? द पर्सन हु सेंड गुड्स, जिस पर्सन ने गुड्स भिजवाया। और कंसाइनी कौन होता है? द पर्सन टू होम द गुड्स आर सेंट, जिसको गुड्स भिजवाया गया है, मतलब आप।
इसके बाद आता है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। तो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के बारे में कह रहा है द अकाउंट विच इज मेंटेन्ड बाय द कंसाइनर एंड द कंसाइनी रिलेटेड टू द कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन आर नोन एज कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? तो वो कह रहा है कि देखिए कंसाइनर और कंसाइनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन को जब मेंटेन या रिकॉर्ड किया जाएगा, उस अकाउंट को हम कंसाइनमेंट अकाउंट कहेंगे। अब इसको मैं डिफरेंट लेवल पर समझाता हूं। एग्जांपल समझिए, भाई मेरा घड़ी बेचने का बिजनेस है, मेरा दिल्ली में घड़ी बेचने का बिजनेस है, और आपका भी अपना खुद का पर्सनल बिजनेस है घड़ी बेचने का। अब मैंने अपने वहां से कुछ घड़ी आपको भिजवाई और मैंने कहा इसको बेच दो, आपको कमीशन दूंगा। आपने कहा ठीक है मैं बेच दूंगा। तो यहां पर भिजवा कितनी रहा हूं, कितनी घड़ी आपने भेजी बेची, कितने में मैं कमीशन दे रहा हूं, ये सब ट्रांजैक्शन हो गई। बस दोस्त, मेरा जो बिजनेस दिल्ली में चल रहा है घड़ी बेचने का, वो तो चल ही रहा है ना, वो तो मेरा नॉर्मल बिजनेस है। तो क्या अगर मैं घड़ी बेच रहा हूं या मैं जो प्रॉफिट कमा रहा हूं, मैं जो सेल कर रहा हूं, क्या वो भी कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन है? नहीं, वो नहीं है सर कंसाइनमेंट। आप जो अपने पर्सनल घड़ी बेच रहे हो, आप अपनी खुद की घड़ी बेच रहे हो, क्या वो भी कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन है? वो नहीं है। कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन वो है कि जो मैंने घड़ी भिजवाई थी आपको, वो आपने कितनी बेची, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने आपको कमीशन मिल रहा है, वो कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। तो मेरा खुद का पर्सनल बिजनेस कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन नहीं है, आपका खुद का बिजनेस कंसाइनमेंट नहीं है। जो हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, मैं गुड्स भिजवा रहा हूं, मैं खर्चे कर रहा हूं, आप उसको रिसीव करने में खर्च कर रहे हो, आप उसको बेचने पे खर्च कर रहे हो, आपको सेल का पैसा मिला, वो पैसा आप मुझे दे रहे हो, है ना, आपको कमीशन दे रहा हूं मैं, ये सभी ट्रांजैक्शन कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन मानी जाती है। और जब हम कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं, उसी को हम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई जी? ओके, अगला बढ़ जाते हैं। इसके बाद कहता है जी सेल और कंसाइनमेंट में डिफरेंस क्या है। लेकिन नोट्स का बेनिफिट भी हो जाता है। अगर मैं इसको वैसे पढ़ा रहा होता तो मैं कभी नहीं पढ़ाता सेल और कंसाइनमेंट में डिफरेंस। नोट्स लेके पढ़ाया तो था, तो मैं आपको बता देता हूं। सेल में क्या होता है, पोजीशन और ओनरशिप एक साथ ट्रांसफर हो जाती है। पोजीशन का मतलब होता है गुड्स और ओनरशिप का मतलब है गुड्स का मालिकाना हक। लेट्स सपोज ये एक फोन है, इस फोन को मैं कहूंगा ये एक फोन का पोजीशन है जो मेरे पास है। इस फोन का मालिक भी मैं ही हूं, इसका मतलब पोजीशन मतलब फोन और फोन का मालिक मैं ही हूं, तो पोजीशन भी मेरे पास है, ओनरशिप भी मेरे पास है। अब ये फोन मैं आपको दे देता हूं, आपने ये पकड़ लिया। अब मैं कह रहा हूं ये फोन किसके पास है, आपके पास है, तो आप इस फोन के मालिक हो गए? नहीं, आपके पास ये फोन है, इसका मतलब पोजीशन आपके पास है, मालिक तो अब भी मैं ही हूं, तो ऑनरशिप मेरे पे है, पोजीशन आपके पास है। तो अगर मैं फोन अपने दोस्त को या आपको दे देता हूं, तो आपके पास इस फोन का पोजीशन होगा, ऑनरशिप नहीं होगी। पोजीशन का मतलब है गुड्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो सेल के केस के अंदर जब भी हम किसी भी गुड्स को बेचते हैं, तो उसमें हम बायर को पोजीशन और ओनरशिप दोनों ट्रांसफर कर देते हैं। जबकि कंसाइनमेंट के अंदर सिर्फ गुड्स भेजे जाते हैं, ओनरशिप अब भी कंसाइनर मतलब मेरे पास रहेगी। मैं आपको सारी घड़ी अपनी भेज दूंगा आपके पास, पर आप सारी घड़ी के ऑनर नहीं होंगे, ऑनर तो मैं ही रहूंगा, बस घड़ी आपके पास चली जाएगी क्योंकि आपको उसको आगे बेचना है। तो कंसाइनमेंट में पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप अब भी कंसाइनर के पास रहती है। जबकि सेल में पोजीशन और ओनरशिप दोनों सेलर से बायर की तरफ शिफ्ट कर जाती है। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो रिस्क और रिवॉर्ड होता है वो भी ट्रांसफर होता है सेलर और बायर की तरफ। एग्जांपल सुन लीजिए, आपको मैंने एक फोन बेचा, मैं दुकानदार हूं, मैंने आपको फोन बेच दिया। अब जैसे ही मैंने आपको फोन बेचा, इसका मतलब सेल ट्रांजैक्शन हो गई। अब सेल हो गई तो आपके पास फोन का पोजीशन और फोन की ओनरशिप आपके पास आ गई। आप चले गए, गलती से आपके हाथ से गिर गया और टूट गया, तो अब ये रिस्क जो है वो आपका है। सेलर के पास आपके ये नहीं कह सकते कि सर मेरा फोन टूट गया मुझे दूसरा दे दो। जबकि यहां पर रिस्क और रिवॉर्ड कंसाइनर में, कंसाइनमेंट के केस के अंदर रिस्क और रिवॉर्ड कंसाइनर जो भिजवाने वाला होता है, मेन ओनर, उसी के पास रहता है। भेजते टाइम ट्रक गिर जाए और सारे घड़ियां टूट जाए तो ये लॉस कंसाइनी का नहीं होगा, आपका नहीं होगा, मेरा होगा, कंसाइनर जिसका भेजना है। तो रिस्क और रिवॉर्ड किसके पास रहता है, कंसाइनर के पास रहता है इन केस ऑफ कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन। जबकि सेल ट्रांजैक्शन के अंदर रिस्क और रिवॉर्ड किसके पास रहता है, बायर के पास हो जाता है शिफ्ट जब भी वो सेल होती है। रिवॉर्ड का मतलब क्या है, एक बार मैंने एक टॉफी लेने गया, टॉफी लेने गया, छोटे के टाइम पे था, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। याद है मुझे इसलिए है क्योंकि ये किस्सा मुझे इसलिए याद है कि जब मैं टॉफी लेने गया था, तो जब मैंने टॉफी खरीदी थी, तो टॉफी खरीदने के बाद उस एक टॉफी में 2 टॉफी मिल गई ज्वाइंट होकर। तो मैं कौन हुआ, बायर, और वो कौन हो गया, सेलर। अब सेलर ने मुझे टॉफी दी, मैंने 1 रुपए की टॉफी खरीदी, उस टाइम 1 रुपए बहुत होते थे,
मैंने 1 रुपए की टॉफी खरीदी और उसमें 1 की जगह 2 टॉफी निकल गई। आपके साथ भी हुआ होगा या आपके दोस्त के साथ हुआ होगा, तो 1 की जगह 2 टॉफी निकल गई। तो ऐसे केस के अंदर जो रिवॉर्ड है वो भी तो मेरा होगा। अच्छा, ये टॉफी गिर जाती तो क्या सेलर, दुकानदार कहता कि नहीं मिले बेटा दूसरी टॉफी ले ले? ऐसा तो नहीं कहता। तो अगर रिस्क हो रहा है बायर पे तो रिवॉर्ड भी बायर का ही है। अगर 1 की जगह 2 टॉफी निकल गई तो बायर का ही रहेगा। आप सेलर ये नहीं कहेगा अरे दो दो एक दम वापस दे, ऐसा नहीं कह सकता, राइट। वहां पर रिस्क और रिवॉर्ड कंसाइनर के पास रहता है। जो भी खर्चे होते हैं सेल से पहले के वो सेलर भी बियर करता है और सेल के बाद के खर्चे बायर बियर करता है। आपने एक स्कूटी खरीदी है, स्कूटी को शोरूम तक लाने का खर्चा सेलर का होगा, स्कूटी को घर तक ले जाने का खर्चा आपका होगा खरीदने के बाद। यहां पर सारे खर्चे कौन बियर करता है? कंसाइनर बियर करता है। अगर खर्चा आपने किया, आप कंसाइनी हो, आपने करा हो, या खर्चा मैंने किया हो, बॉन्ड में ही करूंगा। आपने खर्च करा था मेरे गुड्स के ऊपर, उसका पैसा भी मैं आपको दूंगा। तो सारे खर्चे कौन बियर करता है? कंसाइनर। इधर सेल से पहले के सेलर और सेल के बाद के बायर। गुड सोल्ड बाय सेलर फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। सेल के केस के अंदर जब हम गुड्स बेचते हैं, सेलर जब गुड्स बेचता है तो प्रॉफिट के पर्पस से बेचता है, जबकि कंसाइनी मतलब आप जब मेरे गुड्स बेचोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं, आपको कमीशन मिला जाएगा। तो ये एक डिफरेंस होता है। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर आता है टाइप्स ऑफ कमीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मीनिंग पढ़ लिया, हमने ये देख लिया कि मीनिंग क्या होता है कंसाइनमेंट का, हमने ये देख लिया कि कंसाइनमेंट और सेल में डिफरेंस क्या होता है। अब हम देखेंगे कितने टाइप के कमीशन यहां पर होते हैं। हालांकि क्लास के अंदर बहुत डिटेल में चर्चा करी थी, बट यहां पर एक जल्दी से एक क्विक रिवीजन हम करते हैं। सिंपल कमीशन, डल क्रेडिटर कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। सिंपल कमीशन देखो, 3 टाइप के कमीशन दिए जाते हैं कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को। पहला कमीशन ये होता है कि जितनी भी आप सेल करोगे उस सेल पे आपको 10% का कमीशन दूंगा। लेट्स सपोज मेरे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट बना, मैंने कहा भाई देखो आपको ना सेल करनी है, जितनी आप सेल करोगे हर सेल पे मैं आपको 10% का कमीशन दूंगा। इसको सिंपल कमीशन कहा। बस 10% हर सेल पे कमीशन ले लेना मेरे से, जो भी सेल करोगे उसका 10% कमीशन दे दूंगा। तो आपने क्या करा? आपने कहा ठीक है सर, इसको हम सिंपल कमीशन कहेंगे। सिंपल कमीशन क्या होता है? कंसाइनर कंसाइनी को देता है नॉर्मली एट प्री डिटरमाइंड रेट। प्री डिटरमाइंड रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्री डिटरमाइंड रेट, पहले से ही डिटरमाइन कर रखा है रेट कि भैया जितनी भी सेल करोगे उस पर 10% कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को पे करेगा एज अ कमीशन। अब आपने चल आगे करी, आपने क्या करा? आप सेल पे सेल करते गए, सेल पे सेल करते गए और सारी उधार पे बेच दी। आपने कहा कि देखो आज उधार कल नगद। जो भी पर्सन आता है दुकान पे कहता आज उधार ले जाओ कल नगद ले जाना, आज उधार कल नगद। फिर वो कल आएगा फिर पड़ेगा आज उधार कल नगद। तो ऐसे केस के अंदर आपने सारी की सारी सेल क्या कर दी? उधार पे कर दी। अब सेल तो सेल है, आपको कब सिंपल कमीशन तो मिलेगा। अब सारी उधार पे कर दी। अब उधारदार, उधार कौन हो गया? डायरेक्टर हो गए। अब डायरेक्टर जब कमीशन पैसा देंगे, सेल करेंगे, आपने सारी सेल उधार पे कर दी। आपको तो सेल करनी थी, आपको ये थोड़ा कहा था कि कैश में बेच या उधार पे बेच, आपको कहा था सेल करो और सेल करने पर 10% कमीशन लो। आपने सारी बेच दी और कहा उधार पे ले जाओ भैया, दे देना 1 महीने बाद पैसा, 2 महीने बाद दे देना, 1 साल बाद दे देना। तो आपने उधार पे माल बेच दिया। उधार पे माल बेचने से क्या हुआ? माल तो चले गया पर पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आया, अब हो सकता है कि बैड अप हो जाए, हो सकता है कि बैड अप। तो ये चीजें मुझे समझ में आई, यार ये सेल कर रहा है जो कंसाइनी, ये तो उधार पे बेचा जाएगा, ऐसे में तो मेरा नुकसान हो सकता है। कोई हो सकता है कोई वो डायरेक्टर पैसा ना दे। तो ऐसे केस के अंदर मैंने उसको अट्रैक्टिव करने के लिए मैंने कहा कि भाई देखो मैं आपको डल क्रेडिटर कमीशन भी दूंगा, एक कमीशन और देता हूं साथ में, सिंपल तो दे ही रहा हूं, साथ में 3%, 4%, 5% का कमीशन और दे रहा हूं। और इसलिए दे रहा हूं कि जो सामान आप उधार पे बेच रहे हो, सुन लो ध्यान से, जो सामान आप उधार पे बेच रहे हो वो सामान अगर बैड डेट हो जाए, वो डेटर अगर पैसा ना दे तो उस बैड डेट का लॉस आप बियर करोगे, मैं नहीं करूंगा। मैंने क्या बोला? मैंने कहा सिंपल कमीशन तो मैं आपको दूंगा ही, साथ में सिंपल कमीशन तो मैं आपको दूंगा ही, साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा 5% का कमीशन और दे रहा हूं इन द नेम ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन। ये डेल क्रेडिटर कमीशन हो गया। अब इसका पर्पस क्या है? कंसाइनर कंसाइनी को कहता है कि मैं आपको 5% और दूंगा, 10 तो दूंगा ही, 5 और दूंगा। और क्या क्यों दूंगा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब भी आप गुड्स को उधार पर बेचे, उधार पे बेच तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वो उधार वाले पर्सन ने पैसा वापस नहीं लौटाया तो बैड डेट हो जाएगा। पहले वो नुकसान मैं बियर कर रहा था, क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा हूं तो ये नुकसान आपका माना जाएगा अगर कोई बैड डेट होता है तो। दैट इज कॉल्ड डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन इसलिए होता है कि वो जो लॉस ऑफ बैड डेट है उसको रिस्क को कवर करने के लिए दिया जाता है कंसाइनर कंसाइनी द्वारा, जिससे आगे कंसाइनी उसी पर्सन को उधार पर माल बेचे जिस पर्सन से उम्मीद हो कि ये पैसा दे देगा,
नहीं देगा तो उसी का लॉस माना जाएगा, उसके कमीशन में से पैसा काटा जाएगा जो भी एड अप होगा, राइट। इसलिए डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाता है। तो सिंपल कमीशन हो गया, डेल क्रेडिटर कमीशन हो गया। सिंपल तो भैया देखो जो सेल कर रहे हैं उसको सिंपल मिलेगा। अच्छा, सिंपल कमीशन भी टोटल सेल पे कैलकुलेट किया जाता है, डेल क्रेडिटर कमीशन भी टोटल सेल पे कैलकुलेट किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर क्रेडिट सेल पे क्रेडिट कैलकुलेट हो जाता है, गलत है वो, क्रेडिट सेल पे कैलकुलेट नहीं होगा। डेल क्रेडिटर कमीशन भी टोटल सेल पे कैलकुलेट किया जाएगा और सिंपल कमीशन भी टोटल सेल पे कैलकुलेट किया जाएगा। इससे पहले जो पढ़ा भूल जाओ, डेल क्रेडिटर और सिंपल दोनों ही टोटल सेल पे कैलकुलेट किया जाता है, जो भी परसेंटेज आपको दी होगी। अगर वहां पर क्लियरली मेंशन करा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि डेल क्रेडिटर कमीशन को क्रेडिट सेल पे कैलकुलेट करो, तभी करना है। अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेल क्रेडिटर कमीशन 5% का है जी, तो आप टोटल सेल पे कैलकुलेट करोगे। अब बात करते हैं ओवरराइडिंग कमीशन की। ओवरराइडिंग कमीशन में क्या होता है कि यहां पर एक कंसाइनर कंसाइनी को क्या करना चाहता है, मोटिवेट करना चाहता है। कंसाइनर कह रहा है कि भाई देखो, मेरी घड़ी का प्राइस तो 500 रुपए है, अगर आप इसको 1000 रुपए का बेचोगे, अगर आप इसको 1000 का बेचोगे तो इसमें यह होगा कि जो आपने एक्स्ट्रा बेचा ना, 500 एक्स्ट्रा ज्यादा बेचा, मैं कह रहा हूं आप 500 में बेचो, पर कभी कभी कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है जो 1000 में भी खरीदने को रेडी होता है, बेच दो उसको 1000 रुपए में। तो जो एक्स्ट्रा आपने 1000 रुपए में, 500 को तो मैंने कहीं था बेचने को, जो आपने एक्स्ट्रा बेचा ना 500, उस एक्स्ट्रा पे 20% कमीशन दूंगा। मतलब 500 जो आपने एक्स्ट्रा बेचा उस पे 20%, 100 रुपए कमीशन आपका रहेगा। ये मोटिवेट करने के लिए होता है, कंसाइनर कंसाइनी को मोटिवेट कर रहा है कि जिस प्राइस पे मैं बोल रहा हूं बेचने को, अगर उससे ज्यादा बिक जाता है तो बेच दो, और जितना ज्यादा में आप बेचोगे उस पे 20% का कमीशन और दूंगा, जिससे आप और ज्यादा इसको बेचो, और जो भी प्राइस में बोल रहा हूं, जैसे इनवॉइस प्राइस में बोल रहा हूं बेचने को, उससे ज्यादा का आप बेचो। ये सिर्फ मोटिवेट करने के लिए होता है कंसाइनर कंसाइनी को, जिससे कंसाइनी भी कमाए और कंसाइनर भी कमाए, ठीक है, राइट। दैट इज कमीशन ऑफ 3। और जो ओवरराइडिंग कमीशन होता है वो ओवर एंड अबव द सेल होता है, इनवॉइस प्राइस होता है। लेट्स सपोज कि मैंने कहा कि ये घड़ी 500 रुपए की बेचना, आपने इसको 800 रुपए में बेची, अब जो ओवरराइडिंग कमीशन मिलेगा वो 300 रुपए मिलेगा। 500 को तो कही था बेचने को, एक्स्ट्रा कितने का बेचा, 300 का, तो 300 रुपए वो कमीशन दिया जाएगा। क्लियर हो गया जी, बात समझ में आ गई सर आपको? तो तीनों कमीशन के बारे में आपको समझा दिया है। अब आ जाते हैं कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस। इसके बारे में भी डिफरेंस सीखो, क्योंकि ये तीनों ने मतलब नहीं सीखा तो आप समझ नहीं पाओगे कैसे करना है। देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। कंसाइनर ने एक घड़ी बनाई जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपए, 100 रुपए इसको बनाने में लग गए, ठीक है सर, 100 रुपए इसको बनाने में लग गए। अब कंसाइनर ने कहा कि भाई मैं कंसाइनर हूं, आप कंसाइनी हो, मेरे को एक घड़ी बनाने में 100 रुपए लगते हैं, 100 रुपए मेरी नेट कॉस्ट बचती है उस घड़ी को बनाने में। अब मैंने ये बोला कि भैया ये घड़ी मैं आपको दे रहा हूं, इसको आगे जाकर आप 150 रुपए में बेचना, 150 रुपया देगा, हाँ वही 150 रुपए में बेचना। तो मैंने आपको ये घड़ी दे दी, मैंने कंसाइनी को कहा कि आप इसको आगे 150 में बेचना, तो ये 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा मुझे, 100 रुपए का मैंने बनाया, 150 का मैं बेचने को कह रहा हूं, सारे खर्चे माइनस करने के बाद भी नेट प्रॉफिट बच जाएगा मेरे। तो मैंने कहा भाई कंसाइनी 150 का बेच देना। अब कंसाइनी को मैंने कहा भाई ओवरराइडिंग कमीशन भी दूंगा, मतलब आप कभी 150 से ऊपर का बेच दोगे तो अब जितने ऊपर का बेचोगे उस पर कमीशन में दे दूंगा। अब सुनना ध्यान से, मेरे को ये घड़ी की कॉस्ट कितनी पड़ी, 100 रुपए, मैंने कंसाइनर ने कंसाइनी को कितने रुपए में बेचने को कहा, 150 में, इसको इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। जितने रुपए में बेचने को कंसाइनर ने कहा था कंसाइनी को, आप कितने में बेचोगे इसको, 150 में, 150 से कम में मत बेचना। पर अगर आपने 150 से ज्यादा में बेची तो इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सुनो ध्यान सुन लेना, 100 रुपए बनाने की कॉस्ट, 100 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया, 150 रुपए में बेचूंगा, ये मैंने कहा आपको कि 150 में बेचना, आपने ये 180 में बेच दी, तो 150 में बेचने को कहा था वो तो इनवॉइस प्राइस हो गया, जितने को बेचने को कहा था, जितने में बेची वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया। दो एग्जांपल लेता हूं, 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस था, 150 में बेचने को कहा था, 180 में बेची, 100 कॉस्ट हो गया, 150 इनवॉइस प्राइस हो गया और 180 सेलिंग प्राइस हो गया। पर जरूरी नहीं कि हर कस्टमर 180 में खरीदे, तो आपने 100 रुपए का, मैंने आपको बोला कि 100 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है, 150 रुपए का आपने उसको बेचना था, जो मैंने कहा था कि 150 में कम से कम बेचना, इनवॉइस प्राइस है, और आपने उसको 150 में ही बेचा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस अलग अलग हो। इनवॉइस प्राइस का मतलब कितने में बेचने को कहा है, 150 में, और आपने कितने में बेचा, अब ने भी 150 में बेचा, तो इनवॉइस और सेलिंग प्राइस एक हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस में फर्क क्या है, कितने का बेचा वो सेलिंग प्राइस, कितने में बेचने को कहा था वो इनवॉइस प्राइस।
क्लियर हो गया। अब हो सकता है कि इनवॉइस प्राइस 150 हो और बेचा 150 से ज्यादा का हो, या 150 में बेचा हो या कम में ही बेचा हो, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये सब वो एग्जांपल है जो मैं क्लासेस के अंदर कराता हूं कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाने के लिए। ठीक है जी, ये सभी वो एग्जांपल है, तो इसकी नीड हमें हमें नहीं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें सिर्फ इतने सारे एग्जांपल कराए थे, देख लो, सिर्फ सिंपल और ओवरराइडिंग कमी समझाने के लिए एक एग्जांपल ही। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। देखिए बहुत सारे मेथड है, मैं आपको जो सबसे सिंपल मेथड होता है वही कराऊंगा, बाकी मेथड आपने भी पढ़े होंगे किस तरीके से कॉस्ट प्राइस और सिंपल इनवॉइस प्राइस दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन के अंदर ना आपको कॉस्ट गिवन होगी और आपको प्रॉफिट दे रखा होगा, पर प्रॉफिट सेल का दे रखा होगा, तो ये दिक्कत होती है निकालने में, है ना। दो प्रॉब्लम में दिक्कत होती है, वही तो डिस्कस करते हैं बस। सर आपको कॉस्ट दे रखी है, लेट्स सपोज 20,000, और आपको कह रहा है प्रॉफिट निकालो 25% ऑफ कॉस्ट का। अब देखो क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है और कहता है प्रॉफिट भी कॉस्ट का ही निकालो, तो डायरेक्टली 25% अप्लाई कर दूंगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। आपको सेल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 25,000 रुपए, और आपसे कह रहा है भैया प्रॉफिट निकालो, आपसे कह रहा है भैया प्रॉफिट निकालो, और वो 20% ऑफ सेल होना चाहिए। अब सेल ही दे रही है, सेल का ही 20% निकालना है, तो कैलकुलेट उठाओ, सीधे सीधे 20% कर दो। सर इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आती भाई, जो चीज हमें दे रखी है और प्रॉफिट का परसेंटेज भी उसी का है, तो फिर किस बात की प्रॉब्लम, है ना। निकालो सर कितना आता है जरा पहले का बताओ भाई। 20,000 आपकी कॉस्ट दे रखी है और प्रॉफिट भी कॉस्ट पे ही निकालना है। 20,000 कॉस्ट है, प्रॉफिट भी कॉस्ट पे निकालो, जल्दी से बताइए कितना आएगा। निकला दोस्तों, अरे 20,000 25%, तो इधर प्रॉफिट आ गया जी 5,000, उधर 25,000 20%, उधर आ गया जी 5,000। बात समझ में आ गई। पर प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है दोस्त तब जब यहां पर लिखा होता है सेल और यहां लिखा होता है कॉस्ट। समझ नहीं आया, समझ में ऐसा आएगा, देखो यहां लिखा है सेल, यहां लिखा है कॉस्ट। कह रहा जी देखो भाई 20,000 रुपए आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट आपकी गुड्स की 20,000 है, और प्रॉफिट आपको बताना है, पर प्रॉफिट जो है वो सेल का निकालना है। अब सेल तो गिवन है ही नहीं। अब देखो हमने एक चीज सीखी थी, ये देखिए कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो आती है सर सेल, कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट ऐड करते हैं सेल आती है, यही सीखा था हमने। अच्छा अब ये 25% किसका निकालना है, 25% निकालना है भाई सेल का, कॉस्ट को तो निकालना नहीं है, 25% सेल का निकालना है, तो ये भाई 20,000 दे रखा है, अब कैसे निकालू। तो इसके लिए हमने क्या कहा, इसके लिए हमने क्या कहा, देखिए जिस चीज का आपको निकालना है परसेंटेज, जिस चीज में आपको परसेंटेज निकालना होता है उसको आप 100 मानिए। 100 क्यों मानिए, क्योंकि हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, तो सेल भी अपने आप में 100% है। सर अगर मैं 100 की जगह 200 मानू 300 मानू तब भी आपका आंसर सेम आएगा भाई। 100 मानने में एक आसान हो जाता है, ये मैंने क्लास के अंदर प्रूव करके दिखाया था आपको कि 100 मानो 200 300 400 कुछ भी मान लो, आपका आंसर तब भी सेम आएगा। 100 मानने से एक आसान रहता है। तो मैंने कहा भाई देखो सेल अपने आप में 100% है। अच्छा 100 लेट उसी को करना है जिसका परसेंटेज कैलकुलेट होगा, मतलब 25% किसका निकालना था, सेल का, तो सेल को 100 मानो। अब 100 आ गया ना सेल, तो 25% निकालूंगा तो प्रॉफिट कितने के बराबर होगा, 25 के बराबर। 100 का 25% कितना हो गया, 25। तो अगर मैं कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ूंगा तो सेल आएगा, इसका मतलब ये 125 के बराबर रहा होगा, सॉरी सॉरी ये 75 के बराबर रहा होगा। सर देखिए ना भाई 100 अगर सेल है और 25% ऑफ 100 25 है, तो ये 75 होगा, तभी तो 75 में कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ूंगा 100 के बराबर आएगा, तो मतलब ये 75 होगा। बैलेंस वगैरह निकाल लोगे आप इससे, तो 75 का मतलब क्या है, ये 20,000 75% के बराबर है। तो अगर 20,000 75 के बराबर है तो एक के बराबर कितना, तो हमने कहा भाई 20,000 75 के बराबर है, तो 75 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया एक के बराबर। अब अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेल आ जाएगा। तो मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने कहा 25 से बराबर है, 25 से मल्टीप्लाई करा, क्यों, क्योंकि मुझे प्रॉफिट जानना है। क्या जानना है, प्रॉफिट। समझ में आया कैसे करना है। तो 20,000 अगर 75 के बराबर है तो एक के बराबर कितना, तो 20,000 को 75 से डिवाइड करा, एक के बराबर आ गया, और प्रॉफिट कितने के बराबर है, 25 के बराबर, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20,000 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई 25, ये आ गया भैया 666
7 अप्रोक्सीमेट। सिमिलरली यहां पर ही वही कर लेते हैं सर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और आ जाएगा आपके पास सेल। अब वो कह रहा है जी 20% जो है वो कॉस्ट का है, इसका निकालना है 20%, और मुझे सेल दे रखा है जी 25,000 रुपए। कहानी फिर वही आ गई कि जो चीज दे रखा है प्रॉफिट उसका नहीं निकालना, उल्टा निकालना है। अब सेल दे रखा है, प्रॉफिट निकालना है 20% इसका। तो हमने क्या करेंगे, हम फिर कहेंगे कि भाई जिसका निकालना है उसको 100 मानो, 100 का 20% 20 आ गया, तो ये कितने के बराबर होगा, 120 के बराबर होगा, है ना। अब सिंपल वही हो गया भाई, जिसका आपको प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए उसको आप 100 मानेंगे। जरूरी नहीं है हर बार सेल को 100 माना जाएगा, जिसका परसेंटेज जिस पर अप्लाई करना उसको मानना है 100। 100 है तो 100 का 20% कितना हो गया, प्रॉफिट 20, तो ये 100 कॉस्ट है, 20 प्रॉफिट है, तो ये कितने के बराबर होगा, 120 के। तो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो 25,000 कितने के बराबर है, 120 के। तो कितने के बराबर चाहिए मुझे, 20 के, प्रॉफिट के बराबर, तो प्रॉफिट आ जाएगा। और भी बहुत सारे मेथड है इसको करने के, 4167 अप्रोक्स। क्लियर हो गया जी। और अगर आप इस 20 की जगह पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो कॉस्ट के बराबर आ जाता। तो ये दो मेन चीज थी जहां पर हमें जो चीज दे रखा है हमें प्रॉफिट परसेंटेज उसका नहीं पूछा, कॉस्ट दे रखी है सेल का पूछ रहा है, सेल दे रखी है गिवन में तो कॉस्ट का पूछ रहा है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करो, सबसे सिंपल मेथड यही है। इसके बाद मैथमेटिकल मेथड है कि एक्स सेलेक्ट कर लो, और भी बहुत सारे मेथड है, मैंने सारे कराए थे हालांकि क्लास में, बट सबसे सिंपल मेथड जो ये था। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में, ये था। ठीक है सर। कुछ बेसिक थ्योरी जो आपको समझनी है वो ये है, देखिए अकाउंट सेल क्या होता है। अकाउंट सेल एक पीरियोडिकल स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर करी जाती है कंसाइनी द्वारा और भेजी जाती है कंसाइनर को, जिसमें डिटेल होती है कि कितने उसने कैश सेल करी, कितना उसका खर्चा हो गया, कितना उसका कमीशन बनता है, कितने गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, ये सारी चीज मतलब कंसाइनी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई कुछ तो डिटेल आप भी दो, मैं कंसाइनर हूं, मैं यहां पर भेजा जा रहा हूं, आप कुछ डिटेल दे नहीं दे, तो आप क्या करोगे, एक स्टेटमेंट बनाओगे और स्टेटमेंट में एक डिटेल दोगे। क्या डिटेल दोगे कि आपने कितने गुड्स बेच दिए, सेल कर दिए, कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, कितने डिस्ट्रॉय हो गए, कितना आपको बेचने में खर्चा हुआ, कितना आपका कमीशन बन रहा है, ये सारी डिटेल एक स्टेटमेंट में लिखकर कंसाइनी कंसाइनर को देता है। कितना अमाउंट ऑफ एडवांस आपसे मैंने लिया था और आपको अब मुझे कितना बैलेंस देना है, ये सारी चीजें आप लिखकर मुझे एक हिसाब किताब भेजते हैं। तो जिस स्टेटमेंट में आप ये लिखकर भेजते हैं उस स्टेटमेंट को अकाउंट सेल कहा जाता है। तो कंसाइनी ये डिटेल कंसाइनर को भेजता है, इसको अकाउंट सेल कहा जाता है। अब आ जाते हैं परफॉर्मा इनवॉइस पे। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, परफॉर्मा इनवॉइस एक ऐसा इनवॉइस है जो कंसाइनर बनाता है और कंसाइनी को भेजता है। कंसाइनी कंसाइनर को अकाउंट सेल के भेजता है। जब कंसाइनर कंसाइनी को परफॉर्मा इनवॉइस भेजता है जिसके अंदर कुछ बातें लिखी होती है कि भाई किस टाइप का गुड्स है, नेचर ऑफ गुड्स क्या है, कितने क्वांटिटी में गुड्स भेज रहे हो, वेट क्या है गुड्स का, क्या इनवॉइस प्राइस है, ये बातें जिस इनवॉइस में लिखी होती है उसको परफॉर्मा इनवॉइस कहते हैं। बनाता कौन है, कंसाइनर, किसको भेजता है, कंसाइनी को। समझ में आ गई जी। आओ सर, जो मेन है अकाउंटिंग वो यहां से चालू हुई। तो ये सारी चीजें जो आपने अभी तक पढ़ी, ये सारी चीजें मैंने 4 से 5 क्लास लगाकर पेड पे पढ़ाई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। हमने अभी 20 या 30 मिनट में करके तैयार कर दी है। इसी को कहते हैं दोस्तों रिवीजन। और रिवीजन ऐसा हो जो आपको समझ में आए, क्लियर हो चीजें, और आपके दिमाग में सेट हो कि हाँ यार मैं रिवीजन कर रहा हूं तो मुझे पहले के कॉन्सेप्ट भी पता है। ठीक, अब आ जाते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंसाइनमेंट सिस्टम। तो यहां पर दो जनों की बुक मिलती है क्योंकि दो ही जने होते हैं यहां पर, एक होता है कंसाइनर, कंसाइनर यहां पर दिख गया, और कंसाइनी आपका ये रहा। तो कंसाइनर की बुक में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं और कंसाइनी की बुक में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। तो कंसाइनर की बुक में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है जो एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। एक कंसाइनी अकाउंट बनता है जो कि पर्सनल नेचर का होता है। एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनता है, लॉस का नेचर है नॉमिनल, और एक अकाउंट बनता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहां पर कितने अकाउंट बनते हैं दोस्त, 4 अकाउंट बनते हैं कंसाइनर की बुक में। कंसाइनमेंट, कंसाइन, भाई मैं अपनी बुक में अपना अकाउंट तो नहीं बनाऊंगा, मैं तो आपका अकाउंट बनाऊंगा कि आपका और मेरा हिसाब किताब क्या है, तो मैं आपका हिसाब किताब रखूंगा, आप मेरा रखूंगा। बेसिकली ये है कि मुझे आपको कितना देना है, कितनी आपने सेल करी, कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, कितना आपने खर्चा करा, कितना कमीशन बनता है, कितना मैंने आपसे एडवांस लिया था, कितना मुझे बैलेंस आपको देना है,
इसके लिए तो मैं रिकॉर्ड करूंगा ना, तो मैं कंसाइनी अर्थात आपका अकाउंट मैं अपनी बुक में बनाऊंगा और आप अपनी बुक में मेरा अकाउंट बनाना कि आपको मेरे से कितना लेना है और मुझे आपको कितना देना है। तो मुझे आपको जितना देना है मैं कंसाइनी बनाऊंगा अपनी बुक में, आपको कितना लेना है मेरे से आप मेरा अकाउंट बना देना कंसाइनर अकाउंट, राइट। तो आप सारी डिटेल में, तो ये अकाउंट और ये अकाउंट के बैलेंस सेम होने चाहिए, क्योंकि जो मुझे देना है उतना ही तो आपको लेना है दोस्त, है ना। तो बैलेंस सेम होना चाहिए। यहां वाली ट्रांजेक्शन और इस वाली ट्रांजेक्शन में 100% ट्रांजेक्शन सेम होती है, बट फर्क क्या हो जाता है कि मैं जो ट्रांजेक्शन डेबिट में करूंगा वो आप क्रेडिट में करोगे। डेबिट में करने का मतलब मुझे आपसे लेना है तो आपको देना है, आपके लिए लायबिलिटी मेरे लिए एसेट, और मुझे आपको देना है मेरी लायबिलिटी आपको लेना है आपके लिए एसेट। तो फर्क कितना होगा, मेरी जो डेबिट ट्रांजेक्शन होगी वो आपके क्रेडिट में आएगी और जो आपकी क्रेडिट होगी मेरे डेबिट में आ जाएगी, ये फर्क है इन दोनों अकाउंट में। बाकी ये तो मैं आपको सिखा दूंगा, कंसाइनमेंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट अकाउंट, या सारी आपको पता है मेन अकाउंट कौन सा होता है कंसाइनमेंट में, ये वाला कंसाइनमेंट। पर जरूरी नहीं है कि मेन है तो ये भी नहीं करके जाओगे भाई, ये पूछता है कहता है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट इकट्ठा पूछ लेता है सारा का सारा। कहता है प्रिपेयर करो दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर बड़ा क्वेश्चन देगा तो दोनों का पूछ लेगा, इधर भी बनाना पड़ेगा फिर आपको कंसाइनमेंट। देखिए अगर आपने ये सीख लिया ना तो इसकी और उसकी क्रॉस पोस्टिंग होती है और टर्मिनोलॉजी का फर्क है, नेम का फर्क है कि भाई डालोगे तो डेबिट साइड अमाउंट भी सेम होगा, बस किस नेम से डालना है वो फर्क होता है बस, ठीक है दोस्त। एक बार मैं आपको दिखा दूं, देखो ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। एंट्री तो एक्सप्लेन नहीं करने वाला सर, क्योंकि एंट्री कुछ नहीं होती, सिर्फ लेजर पोस्टिंग से जनरल एंट्री में कन्वर्ट करना होता है, लेजर से जनरल में कन्वर्ट करना करना आता है आपको, लेजर से जनरल। लेजर साइड में जो डेबिट है एक करके दिखाता हूं यार, ये बेसिक है, ये नहीं आता तो मतलब अकाउंटिंग नहीं आती आपको, मैं रियलिटी कह रहा हूं। अगर आपको लेजर अकाउंट से जनरल एंट्री पोस्ट करनी नहीं आती इसका मतलब आपको अकाउंटिंग आती ही नहीं। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट किसकी वजह से, टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है टू गुड्स एंड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो यही होगा एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो डेबिट साइड में क्या है, देखिए कंसाइनमेंट एक बार डेबिट करो और ये सारी चीजें क्रेडिट कर दो, होगी एंट्री खत्म। कंसाइनमेंट एक बार क्रेडिट करो और ये सारी एंट्री डेबिट कर दो, क्योंकि कंसाइनमेंट क्या हो रहा है, क्रेडिट किन की वजह से, इन एंट्रीज की वजह से, इन जहां पर साइड है इनकी वजह से। ये एंट्री क्या होगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, इस तरीके से एंट्री होगी। तो एंट्री बहुत आसान होती है अगर आपको लेजर अकाउंट बनाना आता हो, और मैंने एंट्री आपको एक एक एक्सप्लेन करी हुई है क्लास के अंदर, यहां पर एंट्री एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि एंट्री का आता भी नहीं है, बहुत रेयर होती है, 100 में से 5% चांस है एंट्री के आने सीधा, नहीं तो 95% क्वेश्चन में अकाउंट ही बनाने को कहता है, ठीक है सर। रिवीजन उतना ऐसा करो कि जो आपके पेपर के पॉइंट पे आए, यहां हमने भाई पेपर में ये आना है तो उस पर मेहनत करते हैं हम, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए सबसे पहले हमें क्या सीखना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, उसके बाद जनरल एंट्री का रिवीजन आप करोगे, देख लेना लेजर अकाउंट कैसे बनता है, ये जनरल एंट्री है सारा एक्सप्लेन करा था। इसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट, ये तो मेरा कुछ क्वेश्चन थे आई थिंक, ये एंट्री क्वेश्चन की भी दे दी क्या। फिर हमें सीखना है कि क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कैसे निकालेंगे, अबनॉर्मल लॉस का अमाउंट कैसे निकालेंगे और नॉर्मल लॉस का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, कौन कौन से खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस है वो देखने हैं हमें। लोडिंग का एक बार समझा, लोडिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, वो हैंड टू हैंड समझेंगे। कंसाइनर की बुक में और कंसाइनी की बुक में क्या एंट्री होगी रिलेटेड टू कमीशन, वो भी देखना है, खत्म, बस इतना ही है, ठीक है। फिर आपको कराऊंगा क्वेश्चन, पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा। आओ सर कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं कि कंसाइनमेंट के अंदर क्या क्या चीज कहां कहां क्यों आती थी, ठीक है सर। सबसे पहले डेबिट साइड के आ जाओ, कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल नेचर है। कैसा नेचर है दोस्त, नॉमिनल नेचर है। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या हो गया कि डेबिट में जितने भी खर्चे हैं, लॉसेज है, वो डेबिट में आएंगे और क्रेडिट में जितनी इनकम और गेन है वो क्रेडिट में आएगी, ठीक है। बट इसमें एक नई चीज होती है, पहला एंट्री क्या होगी, पहली ट्रांजेक्शन देखो, जब मैं गुड्स को भेजूंगा, जब मैं गुड्स को भेजूंगा किसको, कंसाइनर को, तो सॉरी कंसाइनी को, एक ये कंसाइनर की बुक बन रहा है तो हम अब कंसाइनर है, ध्यान दीजिएगा ना, हम कौन है, कंसाइनर है, कंसाइनी सामने खड़ा है, ऐसे समझना। मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, मैंने गुड्स भेजे, हमने गुड्स भेजे किसको, कंसाइनी को, जो भेजे हमने वहां पर डेबिट है। डेबिट क्यों करा, क्योंकि गुड्स बनाने में खर्चा हुआ होगा, तो जितने भी गुड्स भेज रहे हैं वो एक तरीके का एक्सपेंस ही है, क्योंकि उनको बनाने में खर्चा हुआ होगा। एक मिनट देखना, कॉल आ रहा, हाँ जी। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट
ये आ गया यहाँ पर। कंसाइनमेंट का मतलब इधर भेजने का, जब भी हम भेजेंगे गुड्स को क्या होगा, हमारे लिए खर्चा ट्रीट करते हैं उसको, क्योंकि उसको बनाने में खर्च होता है ना, तो इसलिए हम उसको भेजने में डेबिट साइड पे शो करते हैं। अब यहाँ पर इनवॉइस प्राइस में शो करा है। इनवॉइस प्राइस और लोडिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या होता है? इनवॉइस प्राइस के अंदर क्या होता है? प्रॉफिट जुड़ा होता है। इनवॉइस प्राइस में क्या होता है? प्रॉफिट जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इनवॉइस प्राइस मतलब 150 की वॉच है, 100 रुपए की कॉस्ट, खर्चा दिखाओगे ना, कॉस्ट दिखाओगे ना, आपने यहाँ पर 150 दिखा दिए। अब क्या करोगे, इसमें जो प्रॉफिट है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट कहां पर आ रहा है? क्रेडिट साइड में आना चाहिए, है ना, यहां पर नहीं आना चाहिए, राइट। तो 150 रुपए की जो कॉस्ट है, इनवॉइस है, उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। प्रॉफिट को ही लोडिंग कहा जाता है। प्रॉफिट को ही क्या कहा जाता है? लोडिंग कहा जाता है। इसलिए हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में सिर्फ कॉस्ट दिखाना होता है, लोडिंग नहीं दिखाना होता, प्रॉफिट नहीं दिखाना, क्योंकि प्रॉफिट तो निकाल रहे हैं ना दोस्त, प्रॉफिट तो ना दिखाएंगे, प्रॉफिट ही तो कैलकुलेट कर रहा हूं ये बनाने से। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है? प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, तो प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर रहा हूं। इसलिए यहां पर इनवॉइस प्राइस अगर आप दिखाते हो तो इसके अंदर जो प्रॉफिट होता है उसको हटाना पड़ता है, उसका इंपैक्ट हटाना पड़ता है। आपने डेबिट कर दिया, अब क्रेडिट करके क्या करोगे? प्रॉफिट का पार्ट हटा दो, इसलिए लोडिंग वहां पर दिख गई। अब कंसाइनर जो भी खर्चे करेगा वो बैंक नाम से होगा, कंसाइनी जो भी खर्चे करेगा वो कंसाइनी के नाम से होंगे। वो यहां पर दिखा है, खर्चे दोनों डेबिट ही होंगे, क्योंकि सारे खर्चे कौन बोन करेगा? कंसाइनर। चाहे कंसाइनी करे चाहे कंसाइनर वो करे, कंसाइनर करे, पर कंसाइनर खर्चे बैंक नाम से होंगे और कंसाइनिंग के खर्चे कंसाइनी के नाम से होंगे। कंसाइनी जो भी बेचेगा वो सेल हमारी है, सो वो हमारी इनकम है, हम उसको कमीशन देंगे। कंसाइनी जो भी सेल करेगा वो कंसाइनी के नाम से देगी, कंसाइनी ने इतने इतने सेल करी, ठीक है सर। इसके बाद यहां पर आ जाएगा सर आपके पास, कंसाइनी को कोई कमीशन दे रहे हैं, कंसाइनी को क्या दे रहे हैं? कमीशन दे रहे हैं, देखो कमीशन, तो कंसाइनी नाम से आएगा, कंसाइनी को कमीशन दे रहे हैं, कंसाइनी नाम से आएगा, ठीक है जी। दूसरी बात और देखो, किसी भी टाइप का नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस यहां पर शो होगा। अब ये मत कहना कि सर डेबिट में क्यों, क्रेडिट में क्यों आया, डेबिट में क्यों नहीं आया, क्योंकि लॉस तो डेबिट होने चाहिए। इसीलिए मैं फाइनल अकाउंट चैप्टर पहले से पढ़ा कर आ गया। फाइनल अकाउंट चैप्टर में जब मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एबनॉर्मल लॉस यहां आता है, नॉर्मल लॉस यहाँ पर देखेगा, क्यों? क्योंकि वो हम खर्चे यहाँ पर डाल चुके, उस खर्चे को हटाएंगे, मतलब कितने गुड्स हमने यहाँ पर खर्चा रिकॉर्ड कर दिया पर वो तो लॉस हो गए, इसलिए यहाँ पर हटाते हैं। अगर आपको ज्यादा बेटर समझना है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट वाली क्लास देखिए, वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था, रेगुलर वाली वो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब के अंदर कि क्यों एबनॉर्मल लॉस डेबिट साइड क्रेडिट साइड में आता है, जबकि वो तो डेबिट होना चाहिए। वो ये लॉस वाला लॉस नहीं है, यह यूनिट को हटाने वाला लॉस, ठीक है जी। इसलिए यहां पर हम इसको शो करते हैं। इसका हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट 1 और 2 बनाया गया। इसके बाद तीसरी बात भाई, क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट में मतलब यह है क्लोजिंग स्टॉक, वो स्टॉक जो कंसाइनी के पास रह गया है। अगर वो आप इनवॉइस प्राइस पे दिखा रहे हो फिर से आपको लोडिंग हटानी पड़ेगी, और लोडिंग हमेशा अपोजिट साइड हटाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिखाया, अब क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट किस पे होना चाहिए? हिस्टोरिकल मतलब कॉस्ट पे होना चाहिए। अब कॉस्ट पे मैंने यहाँ पर शो करना है, जब मैं कॉस्ट पे शो कर रहा हूं तो ठीक है, कुछ नहीं करना। अगर आपने कॉस्ट पे शो कर दिया, अगर आप इनवॉइस प्राइस पे शो कर रहे तो फिर से आपने प्रॉफिट जोड़ दिया। इनवॉइस प्राइस पे शो करने का मतलब क्या है? प्रॉफिट का जुड़ा हुआ ना। तो इनवॉइस प्राइस में जो प्रॉफिट का पार्ट है उसको हटा देंगे डेबिट साइड से, और डेबिट साइड में जब हटाएंगे तो उसको नाम देंगे स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व क्या है? वो लोडिंग है जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जुड़ी हुई है, वो प्रॉफिट का पार्ट है, वो प्रॉफिट है जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जुड़ा हुआ है, उसी को स्टॉक रिजर्व कहते हैं। तो स्टॉक रिजर्व एक तरीके क्या है? लोडिंग है जो प्रॉफिट के पार्ट जुड़ा हुआ है। लोडिंग हटाने के लिए हमेशा अपोजिट करना होता है। अगर यहां पर इनवॉइस प्राइस डाला हुआ है तो लोडिंग वहां हटेगी, यहां डाला हुआ है तो लोडिंग यहां हटेगी, राइट। अब कुछ गुड्स रिटर्न करे, कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए, अब जब हमने भेजे थे तो डेबिट करा था, अब वापस आएंगे तो क्रेडिट करेंगे, राइट। हम भेजेंगे, हम आपको भेज रहे थे तो डेबिट करा था, अब वापसी आ रहे तो हमें क्या करना होगा? क्रेडिट। तो रिटर्न करे क्रेडिट। अगर ये इनवॉइस प्राइस पे शो रहा है फिर से इसकी लोडिंग हटानी पड़ेगी इधर। तो कहानी लोडिंग की यही है कि अगर आप इनवॉइस प्राइस पे शो कर रहे हो तो लोडिंग यहां हटानी पड़ेगी, अगर आप यहां इनवॉइस प्राइस पे शो कर रहे हो तो लोडिंग वहां हटानी पड़ेगी। आपने देखा जब मैंने गुड्स भेजा था तो मैंने यहां इनवॉइस प्राइस पे शो करा था, इसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा होता है इनवॉइस, तो लोडिंग मैंने उसकी यहां हटाई थी। और अगर आप क्लोजिंग स्टॉक यहां शो कर रहे हो तो इसका इनवॉइस प्राइस यहां पर रिकॉर्ड करेगा, तो लोडिंग यहां हटानी पड़ेगी। गुड्स रिटर्न आ रहे हैं तो इनवॉइस प्राइस यहां पर शो हो रहा है तो लोडिंग यहां हटानी पड़ेगी। रिटर्न की लोडिंग है ये, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखेंगे, रिटर्न की लोडिंग। क्लियर हो गया सर? इसको हम कहते हैं सर कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है तो लॉस हो जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन दोनों में से एक ही चीज होगी एट अ टाइम। क्लियर हो गया जी? समझ में आ गई बात? ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट हो। 3 वर्किंग नोट हमें बनाने पड़ते हैं, 3 वर्किंग नोट। पहला कि स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट मतलब क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। एबनॉर्मल लॉस का और नॉर्मल लॉस का वर्किंग नोट, और सारे यहां पर आएगा, यहां पर आएंगे सर।
नॉर्मल अबनॉर्मल लॉस यहाँ पर आएगा। रीजन क्या है? रीजन मैं ऑलरेडी फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में ट्रेडिंग अकाउंट में पढ़ा चुका हूं। नहीं मिलता प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। एक बार मैं दिखा देता हूं, रुक जाइए 2 मिनट दो मुझे। ये देखिए मैंने खोल दिया। सर कौन सी वाली प्लेलिस्ट में मिलेगा? फाइनल अकाउंट चैप्टर, जिसमें आप डिटेल में सीख सकते हो, बहुत ज्यादा डिटेल में। तो आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी ये वाली। इसमें मैंने फाइनल अकाउंट पढ़ाया हुआ है 17 वीडियो, 17 की 17 वीडियो फाइनल अकाउंट की, पूरा चैप्टर कराया हुआ है। यहां पर क्लिक करके दूसरी या तीसरी चौथी नंबर की वीडियो होगी ट्रेडिंग अकाउंट की, वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट को 1 घंटे में इन डेप्थ पढ़ाया है, इन डेप्थ। आप जाकर देंगे आपको खुद विश्वास हो जाएगा किस तरीके से पढ़ाया हुआ है, तो आपको समझ में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस के लॉस क्यों डालता हूं मैं, रीजन आपको यहां मिल जाएगा। राइट, लॉजिक चाहिए तो आपको, नहीं चाहिए तो आगे बढ़ जाओ। अब सुनिए सर, कंसाइनमेंट अकाउंट में मोटा मोटा हमने एक बार रिवाइज कर लिया है। ये हम तभी सीख पाएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से ही आएगा चीजें, ठीक है ना। इसको आप 1000 बार पढ़ लो आपको नहीं समझ में आएगा, जितना आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ऑलरेडी ये सारी चीजें वहां पर कवर कर ही लेंगे। राइट, चलिए अब हम आपको बाकी की चर्चा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक वर्किंग नोट समझेंगे क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक निकालने का अमाउंट, एबनॉर्मल लॉस निकालने का अमाउंट और नॉर्मल लॉस, 3 वर्किंग नोट होगा जो वहां बनाने के बाद वहां पर शो होगा। इसके बाद एक और क्लोजिंग स्टॉक का निकालते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से, वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूला आता है। ठीक है, कल हमारी जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट अपने कर लेंगे। उसके बाद अगली 2 क्लास के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन जब आप करोगे तो ऑलरेडी आपको कंसाइनमेंट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा पूरा। देखिए जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। रिवीजन, ये थ्योरेटिकल रिवीजन क्यों कराया जा रहा हूँ, क्योंकि आपको एक दिमाग में फिर से रिलेट कर पाए चीज, अच्छा ये चीज थी, ये चीज थी, इस तरीके से। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ ऑल कॉन्सेप्ट, फिर से रिवाइज करेंगे जो रिमेनिंग रह गए हैं, और उसके बाद अगली 2 क्लास में हम क्वेश्चंस लगाएंगे। राइट, चलिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।